आप कोशिश करो कि आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई कंपाइलर आप इंस्टॉल करो, ठीक है, कोई आईडी जिस पे करो, जैसे कोड ब्लॉक हुआ या कुछ और लोगों ने किया है, टर्बो सी, बहुत सारा है, तो आप जिस पे भी कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। अब जिसके पास लैपटॉप नहीं है उसको तो मोबाइल पे ही करना है, तो फिर वो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। इसको दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्लाइड। इसमें हमने बात किया था कि स्टेप इन सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट है अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तो जैसे इंग्लिश में है आपका, ये अल्फ़ाबेट से मिलके बना होता है इंग्लिश। कोई भी आप वर्ड बनाते हो, वर्ड के बेस पे आप सेंटेंस बनाते हो एंड देन पैराग्राफ। इन सी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है लर्निंग का पेज, व्हाट आर द अल्फ़ाबेट्स एंड व्हाट आर द डिजिट्स एंड व्हाट आर द स्पेशल सिंबल। तो ये आपको जानना होगा, अल्फ़ाबेट्स ये हैं, डिजिट्स ये हैं एंड स्पेशल सिंबल ये दिए हुए हैं कुछ, है ना। तो इनके बेस इन्हीं से बन आपका इस, जैसे यहाँ पे क्या बनाते थे, वर्ड्स बनाते थे अल्फ़ाबेट्स के बेस पे। यहाँ पे आप क्या बनाओगे, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। एंड देन कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड का यूज करके आप इंस्ट्रक्शन क्रिएट करोगे, ठीक है। और जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे तो उनको हम प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो आपका सी लैंग्वेज हो या कोई और लैंग्वेज हो, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, उन इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक प्रोग्राम। तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट इन सी। तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी, अगर आप यहाँ पे आप यशवंत कानितकर फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आप बुक में भी दिया हुआ है, तो मैं वही डिस्कस करूँगा कि आपको पढ़ने में आसानी हो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोबारा। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। सी कांस्टेंट्स, ठीक है। सी कांस्टेंट्स, टू टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट्स, ठीक है, प्राइमरी कांस्टेंट्स एंड secondary constants, secondary constants. So what are the primary constants? अब primary constants क्या होते हैं और secondary constant एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। primary constants mainly three types: integer constant, integer constants, real constants, ठीक है, and then character constant, ठीक है। तो अब ये हम तीनों को देख लेते हैं ये क्या होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। So what is integer constant? An integer constant must have at least one digit, ठीक है। जैसे ये डिजिट है ना, देखो ये डिजिट, इसको हम बोलते हैं डिजिट्स 0 to 9। सो इन इंटीजर कांस्टेंट क्या है, एटलीस्ट वन डिजिट। कोई भी इंटीजर कांस्टेंट जैसे 100, 102, 7, 7 इज इंटीजर कांस्टेंट, है ना, क्योंकि ये डिजिट से मिलके बना हुआ है। और क्या, इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर लिखता हूँ 9.5, सो दिस इज नॉट इंटीजर कांस्टेंट। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो मैं ऐसे लिखता हूँ -10, सो -10 इज ए इंटीजर कांस्टेंट, +10 इज ऑल्सो इंटीजर कांस्टेंट। तो प्लस माइनस आप लगा सकते हो, बट वो क्या होगा, इंटीजर कांस्टेंट ही होगा। अब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, और ये किससे मिलके बना हुआ है, डिजिट से। देखें कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो ज्वाइन करा दें। only 36। ओके, तो ये हमने
डिस्कस कर लिया व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट्स। नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस इज अलाउड इनसाइड इंटीजर कांस्टेंट। कैसे आप इंटीजर कांस्टेंट, सपोज आप ऐसे लिखते हो, आप सपोज लिखते हो 10 1035, दिस इज नॉट इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि आप जैसे आप लिखते हो ना, ये आपकी बुक में लिखा होता है ऐसे कॉमा लगा के, तो इस तरह से आप इंटीजर कांस्टेंट नहीं लिख सकते। आपको अगर लिखना है तो इस तरह से 10 1035, कोई स्पेस भी नहीं होगा बीच में, ठीक है। हो सकता है मेरे लिखने में आपको स्पेस दिख रहा हो, बट आपको स्पेस अलाउड नहीं है इंटीजर कांस्टेंट में। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इंटीजर कांस्टेंट कोई मुश्किल नहीं है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रियल कांस्टेंट। ठीक है, सो रियल कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, रियल कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। सो रियल कांस्टेंट दो तरह से लिखे जा सकते हैं, मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स, fractional part form, fractional part fractional part constant, fractional form। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं जैसे मेरा कोई नंबर है, जैसे अब ये पहले समझ लो, रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे इंटीजर था, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, नो कॉमाज और ब्लैंक आर अलाउड विद इन द रियल कांस्टेंट। ये जो मैंने पॉइंट बोला, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज आप बोल सकते हैं। सर रियल में डेसिमल पॉइंट अलाउड है नहीं? इसमें डेसिमल पॉइंट होगा, मस्ट है ये। ठीक है, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, मैं लिख देता हूँ, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो इंटीजर बन जाएगा ये, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कह सकते हो, रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। ठीक है, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। जैसे मैंने अगर सिर्फ लिखा 1.35 तो इसका मतलब क्या है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ 1 - 3.5 तब ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, बट डिफॉल्ट अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव नंबर है। नो कॉमाज और ब्लैंक स्पेस अलाउड विद इन ए रियल कांस्टेंट। ठीक है, सो अगर मैं लिखता हूं, मान लो मेरा कोई नंबर है 0.000342। ठीक है, 0.000342, दिस इज रियल कांस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। ये किस फॉर्म में आपने लिख दिया, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आप 0.00 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या करना पड़ता है, आपको पता होगा, ये आपने कभी लिखा होगा जरूर 7th 8th 6th क्लास में। तो अगर इस पॉइंट को इधर लाओगे आप, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक अगर ले आओगे, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट, अगर ये डेसिमल पॉइंट इधर लाओगे तो
तो क्या होगा 10 to the power -4, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.42 इंटू 10 to the power -4, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। ठीक है, 3.42 इंटू 10 to the power -4। बट इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं सी में, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 3.42, ऐसे लिखना पड़ेगा 3.42 ई, स्मॉल ई या कैपिटल ई, दोनों इसमें से कोई भी लिख सकते हो। 3.42 ई -4, ठीक है। तो आप इसको 3.42 इंटू 10 to the power -4 को कैसे लिख सकते हो? 3.42 ई -4, ठीक है, क्लियर है। ई -4 मीन्स एक्सपोनेंट कितना है? -4 है, मतलब 10 to the power, इसका मतलब क्या हुआ? 10 to the power -4। ऐसे मान लो कोई मेरा लार्ज नंबर है, जैसे मेरा मान लो नंबर है 1003758.90। अब इसको मुझे, ये क्या है, ये कौन से फॉर्म में है? ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अब देखो कितना इजीली हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पॉइंट को अगर इधर लाओगे आप राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पावर जो रेज होता है वो प्लस में होता है। तो आप मान लो इस पॉइंट को आप लाते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक लाते हो, मतलब इसको 1.00 लिखते हो, ये हो जाएगा 1.00। 3 तक चाहो तो या 4 तक लिख सकते हो। ई कितना पावर होगा? प्लस कितना लाए हो? 1 2 3 4 5 6, ई +6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो रियल कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस इन टू फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे ई आप कैपिटल ई यूज कर सकते हो और स्मॉल ई, ठीक है, यहाँ आप कैपिटल ई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3.25, ठीक है, 3.25, ये जो भी लिखता हूं मैं 3.2 से कोई लिखता हूँ 3.2 ई -5, तो इसका क्या मतलब हुआ? 3.2 ई -5, इसका मतलब हुआ 3.2 इंटू 10 to the power -5, ओके। या आप यहाँ पे इसको पॉइंट इधर ला सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो 5 यहाँ इधर लाना है 5, तो क्या हो जाएगा 3 2 3 4 5, ये होगा क्या 0.00 10 to the power, सॉरी, यहाँ से मैं पॉइंट लाया हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.00032, किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लो, ठीक है। ये -5 है, तो मतलब पॉइंट हमें इधर ले जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में 5 पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हो गया रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है उनको ज्वाइन करा दें, आगे लेते हैं क्लास। ठीक है, सबको क्लियर हो गया रियल कांस्टेंट एंड इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट। अभी जो हमने बोला था इंटीजर कांस्टेंट, क्या था? इंटीजर कांस्टेंट किससे मिलके बनता था आपका? डिजिट से। और रियल कांस्टेंट किससे मिलके बन रहा है आपका? डिजिट से मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट भी आ जा रहा है, बट मेन जो है डिजिट्स और डेसिमल पॉइंट से बन रहा है ना रियल कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट, अब कैरेक्टर कांस्टेंट किससे बनेगा? कैरेक्टर कांस्टेंट जो बनेगा वो अल्फाबेट से बनेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं अल्फाबेट, हाँ
जो करेक्टर कांस्टेंट आपका बनेगा वो बनेगा अल्फाबेट से, और अल्फाबेट सिर्फ सिंगल अल्फाबेट आप लोगे, ठीक है। जो करेक्टर कांस्टेंट होगा वो किससे मिलके बनेगा, या तो अल्फाबेट से या फिर स्पेशल सिंबल से भी बना सकते हो आप, या फिर सिंगल डिजिट से भी बना सकते हो। तो जो आपका करेक्टर कांस्टेंट है वो अल्फाबेट से भी बन सकता है, डिजिट से भी बन सकता है, एंड स्पेशल सिंबल से भी बन सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना आप, ठीक है। इन तीनों में से किसी से ही बन सकता है, बट सिर्फ या तो सिंगल अल्फाबेट होगा और सिंगल डिजिट्स और सिंगल स्पेशल सिंबल। ये पॉइंट ध्यान रखना। सो करेक्टर कांस्टेंट, ए करेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, इनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। जैसे करेक्टर कांस्टेंट आपको लिखना है तो इसको क्या लिखोगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इस तरह से। ये हो गया आपका करेक्टर कांस्टेंट ए, ठीक है। या फिर आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ये इसका अलग मीनिंग है, स्मॉल है। या फिर डिजिट से आप बना सकते हैं, मैंने लिख दिया 2 सिंगल कोट्स, तो ये क्या बन गया, करेक्टर कांस्टेंट। ये 2 अब यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहा, दिस इज करेक्टर कांस्टेंट। अब मैंने मान लो लिखा @ और इसको मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, करेक्टर कांस्टेंट। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है प्लस, प्लस या कोई भी सिंबल उठा सकते हो आप। मैंने यहाँ प्लस को क्या किया, सिंगल कोट्स में लिख दिया, तो ये क्या बन गया, करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब मान लो ये मैंने 9 लिखा, अब बताओ ये 9 क्या है, करेक्टर कांस्टेंट है या इंटीजर कांस्टेंट है, कोई मुझे बताएगा। इंटीजर कांस्टेंट। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये क्या बन जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो करेक्टर कांस्टेंट या तो अल्फाबेट से मिलके बन के, अल्फाबेट सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, और सिंगल डिजिट और सिंगल स्पेशल सिंबल, ओके। ये सबको क्लियर है, कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं सी में। Yes, sir. ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, एंड देन कीवर्ड। तो वेरिएबल के लिए मैं ऐसा करता हूं, एक पीपीटी ओपन करता हूं, दूसरा वहां से देखेंगे। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल। तो यहाँ पे अब हम वेरिएबल, यहाँ पे हमने एक पीपीटी अलग से क्रिएट कर दिया है मैंने वेरिएबल के लिए, तो ठीक है। A variable is a name of the memory location. It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times. जैसे अभी हमने पढ़ा था constants. So अगर मैंने 10 लिख दिया था तो क्या वो तो constant value है, 10 तो constant है ना, उसमें थोड़ी कुछ और स्टोर कर सकते हो, 10 10 ही है, ठीक है। इसीलिए हमने बोला था कि ये इंटीजर कांस्टेंट है। 10 हो गया, 75 हो गया, या सिंगल कोट्स ए लिख दिया, ये तो करेक्टर कांस्टेंट हो गया। या फिर मैंने लिख दिया 10.75, तो दिस इज रियल कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। ये तो वैल्यू फिक्स है ना, ठीक है। 10 आप बोलते हो तो 10 तो 10 ही होता है। अब नेक्स्ट है आपका वेरिएबल। तो अगर मुझे कोई चीज, एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी होगी, ठीक है, तो वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ये ध्यान रखो, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। कोई मेमोरी लोकेशन, आप मान लो आप कोई मेमोरी लोकेशन पे कुछ स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कुछ नेम देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपको अपना मार्क्स स्टोर करना है या कुछ और स्टोर करना है, मार्क्स ही स्टोर करना है, मार्क्स इन 10+2, तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपना
मार्क्स स्टोर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक मेमोरी लोकेशन फिक्स करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपना मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। और वो वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को फिक्स कर देगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे आप मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन है, और ज्यादा क्लियर होगा भी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे। ए वेरिएबल इज ए नेम of the memory location. It is used to store data. Its value can be changed and can be reused many times. Okay. It is a way to represent memory location through symbols so that it can be easily identified. So syntax of variable declaration. क्या होता है, टाइप वेरिएबल लिस्ट, जो भी वेरिएबल आपको बनाना है। तो वेरिएबल अभी मेनली हम देखते हैं, मान लो आपको कोई इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट, अभी मैंने 3 बताया था ना, ये इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, या फिर फ्लोट हो सकता है, मतलब रियल हो सकता है, या फिर कैरेक्टर हो सकता है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट जो अभी आपने पढ़ा था, जैसे 10, अब ये 10 का ही स्टोर करना है तो किस में आप स्टोर कर सकते हो, किसी वेरिएबल में। 10.75 तो ये किसी वेरिएबल में। ए आप किस में स्टोर कर सकते हो, किसी वेरिएबल में। अब वेरिएबल का कुछ टाइप आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे इस ए को अगर स्टोर करना है तो उसको किस टाइप का वेरिएबल होना पड़ेगा, ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, ठीक है, फ्लोट लिखेंगे उसके लिए। और ये 10 अगर स्टोर करना है तो किस टाइप का कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप। सो अगर आपको कोई इंटीजर कांस्टेंट क्रिएट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए कीवर्ड होता है, ये कीवर्ड होता है एक्चुअली इंट। अभी मैंने कीवर्ड आपको बताया नहीं है, फिर भी अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंट मार्क्स, जैसे आपने लिखा इंट मार्क्स, ठीक है। और तो मतलब क्या हुआ, मार्क्स क्या हुआ, जिसमें एक वेरिएबल है, मार्क्स इज ए वेरिएबल विच कैन स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, मीन्स इंटीजर कांस्टेंट which can store integer constant। मैंने लिखा float क्या लिख दिया जाए फ्लोट में, फ्लोट प्राइस है, मान लो किसी चीज का प्राइस है ना, फ्लोट प्राइस। तो मतलब प्राइस क्या है, प्राइस इज ए वेरिएबल विच कैन स्टोर फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू, और यू कैन से रियल टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब मैंने लिखा कैरेक्टर नेम, मीन्स नेम इज ए वेरिएबल विच कैन स्टोर कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट। तो नेम में आप क्या स्टोर कर सकते हो, कोई मुझे बताएगा, नेम में आप क्या स्टोर कर सकते हो। अगर आपने इस तरह से वेरिएबल बनाया नेम कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, तो नेम में आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो, कोई मुझे बताएगा। करेक्टर कांस्टेंट है, मींस इसमें आप करेक्टर कांस्टेंट स्टोर कर सकते हो नेम में, ठीक है। करेक्टर कांस्टेंट तो आप मतलब नेम में आप स्टोर कर, और प्राइस में क्या स्टोर कर सकते हो, फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू। हाँ, मार्क्स में आप इंटीजर, ठीक है। तो जैसे आपने कोई इंटीजर आपको डिक्लेयर करना है, इंट ए इज ए वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। इंट ए बी सी, यहाँ एक साथ आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मीन्स ए बी सी आर इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, आर वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, सॉरी इंटीजर कांस्टेंट व्हिच कैन स्टोर इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोट बी मीन्स बी इज ए वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। कैरेक्टर सी इज ए वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंने मान लो यहाँ इंट ए लिखा, तो आपने यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, आप ऐसे स्टोर कर सकते हो। डिक्लेयरिंग 2 वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। फ्लोट एफ 20.8, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जिस टाइम पे डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज भी कर दे रहे हो। कैरेक्टर सी इक्वल टू ए, ठीक है। जैसे मैंने मान लो लिखा यहाँ पे इंट ए, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं ए में क्या स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी इंटीजर, यस सर, 100 लिख दिया।
जैसे मैंने लिखा करेक्टर नेम, तो नेम में मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, नेम इक्वल टू कोई करेक्टर कांस्टेंट, जैसे मैं लिख सकता हूँ इसमें कैपिटल बी सिंगल कोट्स में है ना, तो ये करेक्टर कांस्टेंट तो आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, सिंगल कोट्स में बी। तो ये तो कुछ हो गए कैसे डिक्लेयर करते हो आप वेरिएबल को। बट वेरिएबल के नेम बनाने में कुछ रूल होता है, आप कुछ भी वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे मैंने यहाँ मार्क्स लिखा है, प्राइस लिखा है, नेम लिखा है, ठीक है, या इन्होंने ए लिखा है, ABC लिखा है, B लिखा है, C, तो इसके कुछ रूल होते हैं, आप कुछ भी नहीं लिख सकते ये, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इंट मार्क्स @ ABC, ये वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है। तो कुछ रूल है मैं बताता हूँ, ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। तो वेरिएबल नेम बनाने का रूल क्या होता है, A variable can have alphabets, digits and underscore. इसका मतलब समझ रहे हो आप, A variable can have digits, alphabets, digits and underscore. तो इन्हीं तीन से मिलके जो भी वेरिएबल आप बनाओगे, इन्हीं तीनों से मिलके बनेगा। अल्फाबेट्स आप समझ रहे हो, A to Z और स्मॉल a to Z एंड डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर इस टाइप से होता है, जैसे आप लिखते हो ना, ये अंडरस्कोर है, आप देख लेना कीबोर्ड में अंडरस्कोर, ये माइनस नहीं है, ये नीचे लगता है ऐसे A_ यहाँ ऐसे लगता है, ठीक है, ये अंडरस्कोर का साइन है, ठीक है। ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। जो भी वेरिएबल का नेम बनाओगे आप, मिलके तो बनेगा ये अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, बट इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, इट कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर। नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड विद इन ए वेरिएबल नेम, मतलब कोई स्पेस नहीं कर सकते आप। जैसे वेरिएबल नेम मान लो मैं मार्क्स बना रहा हूँ, तो M_ARKS ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ठीक है, स्पेस नहीं कर सकते बीच में कहीं भी, किसी भी अल्फाबेट या डिजिट या किसी अंडरस्कोर के बीच में। A variable name must not be any reserved keyword, e.g. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोट, इंट एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारे कीवर्ड हैं, टोटल 32 एक्चुअली हैं कीवर्ड, ठीक है। उसके नेम से आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ फ्लोट ABC, ये तो ठीक है, सॉरी, मान लो मैं लिखता हूँ फ्लोट ABC, तो यहाँ पे क्या हुआ, ABC जो वेरिएबल वैलिड है, क्योंकि ये किससे मिलके बना हुआ है, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, इन्हीं से तो मिलके बना, और किसी एक्स्ट्रा तो इसने कुछ यूज किया नहीं है। और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, अल्फाबेट, ठीक है, तो ये भी वैलिड है, और कोई आपने व्हाइट स्पेस दिया नहीं है, तो ये वैलिड है। बट अगर लिखते हो फ्लोट इंट, मान लो इंटीजर नेम से आप वेरिएबल बनाना चाहते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि इंटीजर क्या है, ऑलरेडी ये कीवर्ड है, बहुत सारे कीवर्ड हैं, आप यहाँ देख सकते हो, टोटल 32 कीवर्ड हैं। इसको हम, कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड, ठीक है, यू कैन नॉट यूज इट एज ए वेरिएबल नेम, ठीक है, और कांस्टेंट नेम। देयर आर ओनली 32 रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स इन द सी लैंग्वेज, तो कुछ ये हैं रिजर्व वर्ड, तो इससे आप अपना कोई वेरिएबल नेम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। जैसे ये कुछ वेरिएबल हैं, एल्स, लॉन्ग, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, वॉइड, वॉलेटाइल, साइज ऑफ, गो टू, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, टोटल 32 है, इसमें कुछ दिए हुए हैं शायद, या टोटल दिए हुए हैं 4, 8, 12, हाँ पूरे हैं, ठीक है, तो इनका आप यूज नहीं कर सकते। तो जैसे मैं मान लो वेरिएबल नेम लिखता हूँ ABC_7, अब मुझे कोई बताएगा ये वैलिड है कि नहीं वेरिएबल नेम, आप यहाँ से देख लो। Yes, yes. तो ये पहला पॉइंट देखो, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर, मतलब इसी से मिलके आप बना सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो ये अल्फाबेट से मिलके बना हुआ है, अंडरस्कोर से मिलके बना हुआ और डिजिट से। दूसरा रूल क्या है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट
एंड अंडरस्कोर, मतलब या तो अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है ये। तो ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने कोई स्पेस नहीं दिया है, नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड। तो ABC अंडरस्कोर 7 इसमें देखो कहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वैलिड वेरिएबल नेम हो गया। अब मान लो मैंने एक वेरिएबल नेम बनाया 7 मार्क्स। अब ये फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, Yes. अल्फाबेट से अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर से मिलके बना हुआ है, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट देखो, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो सर, No. क्यों? सर क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है डिजिट से, तो ये अब थर्ड 4 पॉइंट देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है। यस सर। आप सपोज लिखते हो, एक मिनट, ये मार्कर, ये लिखते हो मान लो मार्क्स अंडरस्कोर सम, ये वैलिड है क्या? नो सर। देखो फर्स्ट Valid पॉइंट है। क्या है, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट और Underscore. अंडरस्कोर। तो इसमें देखो क्या इसी से मिलके बना हुआ है? नहीं, आपने अंडरस्कोर यूज कर लिया है, जबकि अंडरस्कोर अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इसमें आप कह रहे हो कि इसमें अल्फाबेट यूज करोगे या डिजिट या अंडरस्कोर, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये लिख सकते हो मार्क्स अंडरस्कोर सम, ये तो वैलिड है। Yes. यस सर। यस सर, ये वैलिड है। हाँ, ठीक है। तो ये कुछ लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। ए वैलिड वेरिएबल नेम इंट ए, इंट अंडरस्कोर AB, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते हो अंडरस्कोर मार्क्स, ये अलाउड है, सॉरी अंडरस्कोर मार्क्स, ये वैलिड है। 830 ये भी वेरिएबल है। इनवैलिड जैसे लिखा आपने 3 सम, ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर रहे हो। तो ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। Yes. ये कुछ कीवर्ड है, आप देख लेना कौन कौन से कीवर्ड है, ये सभी आप यूज भी करोगे जब आगे आप प्रोग्रामिंग करोगे, तो ये सारे यूज होंगे। ओके, अब कुछ C आइडेंटिफायर्स क्या हैं, ये आपको जानना चाहिए। लेकिन कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, सेक्शन A और B एक साथ लेना चाहिए, डबल मेहनत हो जा रहा है। अगली बार से कोशिश करूंगा कि ये मैं PPT आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन इसमें आप ध्यान देना, कहीं कोई गलती होगी तो मुझे बता देना, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो सकती है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं ले रहा हूँ क्लास।
पूछना है? एनी क्वेश्चन? अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई सी कंफ्यूजन है? तो सर ठीक है, ओके। तो ये क्या है? सी आइडेंटिफायर। ये देखना पॉइंट जो मैंने पीछे बताया था वही है, ये भी सेम। कैसे? सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम में बहुत सारा नेम होता है, जैसे आपका प्रोग्राम का नेम मान लो बनाते हो, ठीक है, आप कुछ प्रोग्राम का नेम भी तो दोगे, ठीक है। आप फंक्शन बनाते हो, अभी फंक्शन आपने बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आप एरेज का नेम देते हो, स्ट्रक्चर का नेम देते हो, ठीक है, यूनियन का नेम देते हो, एक लेबल्स भी होता है, है ना, कॉन्सेप्ट है लेबल। तो सी आइडेंटिफायर क्या होते हैं? सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम। जैसे वेरिएबल क्या था? एक तरह से नेम ही तो है। 1 मिनट, ठीक है। तो सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स नेम, फंक्शंस नेम, 1 मिनट, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरेज, ये सब तो मैंने बता दिया। रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग सी आइडेंटिफायर। एक्चुअली अभी मैंने इसमें पीछे वाले स्लाइड में मैंने बताया था रूल फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। एक्चुअली आइडेंटिफायर क्या है और वेरिएबल, दोनों में कोई सिमिलरिटी है? तो ये बताएगा। वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली वो भी एक आइडेंटिफायर ही है, वेरिएबल इज आल्सो आइडेंटिफायर। यस सर। तो जो रूल आइडेंटिफायर बनाने का होगा वही रूल वेरिएबल बनाने का भी होगा, दोनों सेम ही तो है। क्या कहते हो? हाँ, तो जो आप कह रहे हो सी आइडेंटिफायर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो जो वेरिएबल, अब क्या हो गया, एक ब्रॉड सेंस में आइडेंटिफायर बन गया, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफायर में आपके सारे आ जाएंगे, वेरिएबल नेम भी आ जाएगा, फंक्शन का नेम भी आ जाएगा, एरेज का भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल। तो जो रूल आपने वेरिएबल के बनाए हैं वही सेम आइडेंटिफायर के हो जाएंगे। एक्चुअली मुझे पहले आइडेंटिफायर बताना चाहिए था, ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया, ठीक है। तो आइडेंटिफायर में सारे आ जाएंगे, वेरिएबल भी आ जाएगा, फंक्शन भी आ जाएगा। तो आप कह सकते हो वेरिएबल क्या है? सबसेट ऑफ आइडेंटिफायर। मुझे पहले आपको आइडेंटिफायर बताना चाहिए था, तो आप ये कह सकते हो वेरिएबल ने क्या है? सबसेट ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो आपको अगर फंक्शन का नेम बनाना है या यूनियन का नेम या एरे का नेम या प्रोग्राम का नेम, तो कौन सा रूल फॉलो होगा? जो आप पीछे पढ़ चुके हो वही यहाँ पे भी बताया गया, कुछ नया नहीं है, ठीक है, यही सेम रूल है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट इसमें मैंने वहां लिखा नहीं है, अपर केस एंड लोअर केस। केस सेंसिटिव होता है, जैसे आप लिखते हो मान लो वेरिएबल नेम इंट मार्क्स, ठीक है, और एक लिखते हो इंट मार्क्स, दोनों डिफरेंट है। मतलब यहाँ अगर कैपिटल लिखोगे या स्मॉल लिखोगे, लेटर में डिफरेंस करने से अलग अलग वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो जो भी आप आइडेंटिफायर बनाते हो वो क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर। क्योंकि वेरिएबल क्या है? आइडेंटिफायर ही है। तो अगर कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज आइडेंटिफायर और वेरिएबल, कोई कंफ्यूज करे, तो आप समझ पा रहे हो ना? अगर मान लो आपसे कोई पूछने लगे, मान लो आपका एक्सटर्नल वाइवा हो या कुछ भी हो, कोई इंटरव्यू हो, तो आप समझ जाओगे ना, बता पाओगे? Yes, variable is Yes, sir. identifier. आइडेंटिफायर क्या एक तरह का हो गया? आइडेंटिफायर एक ब्रॉड सेंस में होगा, आइडेंटिफायर में बहुत सारे जाएंगे, वेरिएबल भी आ जाएगा, फंक्शन नेम आ जाएगा, एरे का नेम आ जाएगा, लेबल्स का नेम आ जाएगा, ठीक है।
तो जो रूल आइडेंटिफायर पे अप्लाई होता है वही वेरिएबल, तो आप वेरिएबल को भी तो आप आइडेंटिफायर ही कह रहे हो ना, वेरिएबल नेम्स आर आल्सो आइडेंटिफायर्स। ठीक है, क्लियर है? आपको क्वेरी दे दूंगा, पढ़ लेना। अब कुछ डेटा टाइप है, बेसिक है, डिराइव्ड है, इन्यूमरेटेड है, वॉइड है। तो अभी हम बेसिक डेटा टाइप पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप, जैसे बेसिक डेटा टाइप में आपका आ जाएगा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। अभी ये चार पे हम डिस्कस करेंगे, और इसमें भी मेन अभी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट पे बात करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में फ्लोट और डबल में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, कैसे दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअली दोनों ही रियल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, दोनों में डिफरेंस क्या हो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं। अब ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्ट्रिंग डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। अभी ये अगर हो सकता है कुछ को समझ में ना आए, तो आपको जब इंटीजर के लिए क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d और %i। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर ये अभी आपको मैं बताऊंगा, अनसाइंड ये नेक्स्ट स्लाइड में, %u, फ्लोट के लिए %f, और कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए %c। अभी इसका जब यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है ये। बस अभी आप अपने कॉपी में लिख लो कि कुछ होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिससे मैं जब वहां पे डिस्कस करूं तो आपको याद आ जाए कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम लिया। ठीक है, अब लिख लो कहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर अपनी कॉपी में, क्योंकि अभी मैं जब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा तो वहां पे यूज होगा, तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा दोबारा से, तब यहाँ आप समझ पाओगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। लिख लिया सबने कॉपी में, सी फॉर्मेट स्पेसिफायर। यस सर। ठीक है, तो जब मैं वहां पे अभी कुछ देर बाद में एक प्रिंटफ स्कैनर बताऊंगा फंक्शन, तो वहां पे आपको समझ में आएगा व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो नेक्स्ट है आपका, मैंने यहाँ पे ये बताया था, अच्छा मैं देखता हूँ कितने लोग सुन रहे हैं, क्लास में हैं कि नहीं है, तो घूम रहे होंगे ऑन करके। अब्दुल रहमान, यस सर। आप बताओ कि व्हाट इज आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज वेरिएबल, क्या है दोनों ये? सर दोनों किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों डेटा को नहीं। आशुतोष यादव, दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या आइडेंटिफायर और वेरिएबल में? यस सर। क्या है आमिर खान, आप बताइए क्या सिमिलरिटी है दोनों में? सर वेरिएबल आइडेंटिफायर का सर एक सबसेट है, मतलब उसका एक पार्ट है। आइडेंटिफायर सर एक होल है, मतलब सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं एवरी वेरिएबल या आल्सो आइडेंटिफायर, है ना? जी सर, जी सर। हाँ, हर्ष शर्मा आप बताइए कोई सिमिलरिटी दोनों में या कोई डिफरेंस है आइडेंटिफायर और वेरिएबल में? हाँ, क्या है दोनों में सिमिलरिटी? अगर कोई पूछ ले, आपको कंफ्यूज करे व्हाट इज आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज वेरिएबल, तो क्या बताओगे? ठीक है, इसका मतलब है ये हुआ कि आपने क्लास सुन नहीं रहे हो, आपने माइक सब कुछ ऑफ करके आराम कर रहे हो, है ना हर्ष?
आपको लग रहा होगा हम तो आता हमको है ना, हम पढ़ लेंगे या बुक से पढ़ लेंगे, ऐसा क्या सोच रहे हो? कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं थोड़ा बहुत, आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है अनमता फातिमा, आप बताइए Yes, sir. क्या है वेरिएबल और ये आइडेंटिफायर का चक्कर? So, C identifier and variable both are used to represent name in the C program. ओके, सो अगर मैं लिखता हूँ Okay, sir. इंट मार्क्स, ठीक है, इंट मार्क्स, Okay, sir. या मतलब तो ये मार्क्स क्या है, आइडेंटिफायर है या वेरिएबल है? सर मार्क्स जो है वो वेरिएबल है। आइडेंटिफायर नहीं है? सर एक्चुअली जो वेरिएबल है वो आइडेंटिफायर का ही सबसेट है, तो तो ये ये क्या है वेरिएबल एरे। तो इसको आप आइडेंटिफायर सर, नहीं ये- बोलोगे? यस सर, ये आइडेंटिफायर नहीं है? आइडेंटिफायर भी है सर ये। हाँ सर आइडेंटिफायर्स कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। अच्छा, वो तो कीवर्ड है ना, प्री डिफाइंड, जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे आपने अभी पढ़ा था वो तो फंक्शन। सर जैसे जो कीवर्ड्स हो गए वो तो इंट, कैरेक्टर, फ्लोट ये हुए ना। हाँ कीवर्ड तो और बहुत marks सारे है। हैं, जैसे फॉर है, ब्रेक है, बहुत सारे कीवर्ड हैं, टोटल 32 कीवर्ड हैं। यस सर। सो आइडेंटिफायर, ये जैसे मैंने लिखा मार्क्स, तो ये वेरिएबल है या मैं पूछ रहा हूँ आइडेंटिफायर है, या दोनों है? सर ये आइडेंटिफायर है, लेकिन ये मार्क्स वेरिएबल है। आइडेंटिफायर में वेरिएबल है मार्क्स। इसका मतलब मुझे पूछना चाहिए क्लास में तुम लोगों से, है ना, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा था, चलो इसकी मैं एक लाइन दिखाता हूँ, ये लाइन पढ़ो आप, सी आइडेंटिफायर। इसके बेस पे चलो ये पढ़ के बताओ मुझे, ठीक है? C ये देखो मैंने identifiers represent the name in the C हाँ। program. हाँ For example, variables, functions, arrays, structures, unions, labels, etc. हाँ, तो सर मतलब जो भी वेरिएबल होगा वो आइडेंटिफायर भी होगा। आइडेंटिफायर भी होगा, पहले आइडेंटिफायर होगा बाद में वेरिएबल होगा, ये ऐसे कह हाँ सकते पहले हो, आइडेंटिफायर कुछ भी कह सकते हो। मतलब वेरिएबल उसका पार्ट है आइडेंटिफायर का। हाँ उसी मतलब का आइडेंटिफायर में subset- बहुत सारी चीज आ गए। आपको आइडेंटिफायर में आपका आ गया फंक्शन नेम भी हो सकता है, आप जैसे फंक्शन का नेम क्रिएट करते हो। वेरिएबल क्या लिखा था, वो Yes, क्या sir. किसी वेरिएबल का नेम आप क्रिएट कर रहे थे। ऐसे ही आप एरे का नेम बनाते हो, एरे का नेम है तो ये भी एक आइडेंटिफायर ही है, राइट? यस यस। या आप वेरिएबल का नेम बनाते हो तो वो भी आइडेंटिफायर है। क्लियर? यस सर। और मैंने कुछ अभी कांस्टेंट बताए थे, कौन कौन से कांस्टेंट्स होते हैं? यस सर। रियल कांस्टेंट। सर इंटीजर कांस्टेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट हाँ and character constant. And real constant is also called floating point constant. अच्छा, तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? सर कैरेक्टर कांस्टेंट आपको वो दूसरा होता है जो बताएगा, सिंगल कामरान जी बताएंगे। आप alphabet- कामरान जी आप बताओ क्या होते हैं? सर कैरेक्टर कांस्टेंट वो होते हैं जिनमें हम अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं सिंगल कोट में। और बस अल्फाबेट, डिजिट्स नहीं स्टोर कर सकते? डिजिट भी कर सकते हैं। यस सर। स्पेशल सिंबल भी कर सकते हैं? हाँ आमिर खान कर सकते हैं क्या स्पेशल सिंबल कैरेक्टर में? आप तो बताओ, सिंगल कोट में होना चाहिए सर। आप बताओ लबोनी, आप बताओ डिजिट यूज कर सकते हैं क्या कैरेक्टर No, कांस्टेंट sir. में? क्यों, होता है क्या है कैरेक्टर कांस्टेंट, आप बताओ। सर कैरेक्टर कांस्टेंट में कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो कैरेक्टर में क्या क्या आएगा कैरेक्टर कांस्टेंट में? या तो ये अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट, या डिजिट हो डिजिट। सकता है, या स्पेशल सिंबल यस सर। इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। ठीक है, चलो ठीक है, ये पीपीटी शेयर करूंगा, पढ़ना दोबारा से आप लोग। तो आज हम ये दो फंक्शन पढ़ेंगे, printf, scanf, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा सा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग धीमे धीमे सीखते रहेंगे। बट जैसे आपका कोई गेम होता है, आप खेलते हो ना क्रिकेट या कोई भी गेम, तो एक बार ग्राउंड पे तो आप जाते ही हो खेलने, भले ही सारे रूल आपको पता ना हो। तो कुछ वैसे ही मैं ये printf और scanf का यूज बता दूंगा, आप थोड़ा सा ग्राउंड में चले जाओगे, खेलना शुरू कर दोगे, मतलब प्रोग्राम लिखना शुरू कर दोगे,
बाकी रूल आप धीमे धीमे खेल खेल के सीखते रहोगे। तो कुछ उस टाइप से मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मतलब क्रिकेट खेलना है तो क्या करोगे, ग्राउंड पे दे देंगे भाई, बॉल करता है कोई, इसको हिट करना है आपको बाउंड्री के बाहर या जैसे भी खेलते हो, है ना, बॉल को हिट करना है। तो ऐसे ही है सी में। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज बता दूंगा तो आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दोगे थोड़ा सा। हाँ, ये नहीं कि आप सारे रूल आप जान गए, ऐसा नहीं होगा। तो प्रिंटफ किस लिए होता है, टू प्रिंट समथिंग ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है अगर आपको अपने मॉनिटर पे या स्क्रीन पे, जो इसको जो भी आप बोलते हो, तो आप प्रिंटफ यूज करोगे। स्कैनफ का यूज क्या है, जैसे कोई चीज स्कैन करते हो बाहर से, है ना, इनपुट लेना है आपको, मान लो कीबोर्ड से आपको कुछ इंटर कराना है, आपको मेमोरी में किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है, तो उस समय आप यूज करोगे स्कैनफ, ठीक है। तो प्रिंटफ एक तरह से कह सकते हो आउटपुट के लिए यूज करते हो और स्कैनफ इनपुट के लिए, ठीक है। बोथ फंक्शन और इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइंड इन stdio.h, ये दोनों फंक्शन printf एंड scanf आर डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। तभी आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो ऊपर ही आप लिख देते हो #include stdio.h, बिकॉज आप जब यूज करते हो printf और scanf तो ये इसी में डिफाइन है, इसलिए करते हो आप। The printf function is used for output. It prints the given statement to the console. Console वही screen जो आपकी होती है। The syntax of printf function is given below. ठीक है, तो आप printf लिखते हो, printf format string and argument list। अभी मैंने एक चीज आपको बोला था, format specifier बोला था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये मैं भी लिख देता हूं अपनी याद रखने के लिए कि ये मुझे बताना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगा फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी इसी में कहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, पहले स्कैनर बता दिया जाए, मैं सोच रहा हूँ, चलो ठीक है, पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग ही कर देते हैं, प्रिंटफ का ही कर देते हैं। मान लो आपको स्क्रीन पे लिखना है हेलो, तो आप क्या करते थे, आपने लिखा था प्रिंटफ डबल कोट्स में लिखा था आपने हेलो, हेलो लिखा था, और कॉमा के बाद आपने आर्गुमेंट लिस्ट नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पे आप ना तो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे थे, कोई इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप और कैरेक्टर टाइप, इस टाइप की कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे थे। एक्चुअली आर्गुमेंट लिस्ट में क्या आएगा, कोई वेरिएबल का नेम होगा यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट में, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आप प्रिंट ही नहीं करा रहे हो, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, इंट a 10 है और b 20 है, मान लो ये आपने स्टोर करके रखा हुआ है पहले से। अभी ये हो सकता है किसी को समझ में ना आए कैसे मैंने लिखा int a 10, तो समझ लो कोई दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, अभी थोड़ी देर के लिए a 10 एंड b 20, मान लो आपके पास दो वेरिएबल है, इनको आप इसको भी प्रिंट कराना है, a और b की वैल्यू प्रिंट करानी है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। मान लो a में पहले से 10 स्टोर है और b में 20, तो आप कैसे लिखोगे इस समय प्रिंटफ, लिखोगे प्रिंटफ, ठीक है, डबल कोट्स में जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी, कॉमा कॉमा a कॉमा b, मान लो a और b की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है। अब a क्या है, इंटीजर टाइप, ठीक है, इंटीजर टाइप, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर उस पेज पे लिखा होगा %d, ठीक है, इंटीजर है a और b भी, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, %d, ठीक है, यहां कोई कॉमा नहीं होगा बीच में, ठीक है। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, इस %d की जगह पे क्या प्रिंट कर देगा, a की वैल्यू 10, इस %d की जगह पे b की वैल्यू 20 प्रिंट कर देगा। लेकिन आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये 10 20 क्या चीज है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे प्रिंटफ, ध्यान से देखना, ये डबल कोट्स a इक्वल टू %d, b इक्वल टू
%d, ये हो गया आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा A B। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि इसमें जो भी आप लिखते हो डबल कोट्स में, यही स्क्रीन पे प्रिंट होता है। बट ये जो आप %d लिखते हो, इसकी वैल्यू ये कहाँ से लेता है? ये जो कॉमा के बाद जो पहली वैल्यू, जैसे A इक्वल टू %d, सो इस %d की जगह पे ये वैल्यू जो A की होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे A इक्वल टू %d मीन्स जो भी A की वैल्यू होगी यहाँ पे लिख दे के आ जाएगा A इक्वल टू 10, स्पेस दिया है तो ये स्पेस प्रिंट हो जाएगा बीच में। B इक्वल टू %d मीन्स वैल्यू ऑफ B। तो मेरा ये कहना है कि इस डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वही स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एक्सेप्ट %d, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर को छोड़ के जो भी आप लिखोगे वही प्रिंट होगा स्क्रीन पे। फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू कहाँ से लेगा? ये कॉमा के बाद जो वेरिएबल आपने लिख रखा होगा। ये A इक्वल टू दिस, ये एज इट इज प्रिंट होगा। %d की जगह पे A की वैल्यू प्रिंट होगी, B इक्वल टू, फिर ये एज इट इज प्रिंट होगा, %d, ये B की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस %d की जगह पे, जैसे 20 है ये प्रिंट हो जाएगी। सर हाँ बताइए। सर A और B तो हमने डिफाइन किया था, ये %d कैसे कब डिफाइन किया सर? ये हमें डिफाइन नहीं करना है, एक्चुअली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है स्क्रीन पे तो आपको %d लिखना है, %d लिखना है। फ्लोट होगा तो %f, करेक्टर होगा तो %c, ये भी 3 ये आप याद रखो, बाकी और भी है। और सर ये जो हमने कॉमा डाल के A कॉमा B लिखा है सर, इसमें क्या प्रिंट होगा बिना डबल कोट्स के? यहाँ पे यस सर। गुड क्वेश्चन। मैंने बोला जो भी ये डबल कोट्स में होगा, मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग में होगा, यस सर, वो तो एग्जैक्ट होगा, यही स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ठीक है। यही, ठीक है। ये जो कॉमा के बाद है ये प्रिंट नहीं होगा। एक्चुअली ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे आपने यहाँ %d लिखा है तो इसकी वैल्यू जो कॉमा के बाद फर्स्ट वेरिएबल है, जैसे A लिखा है तो A की जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो A में 10 स्टोर है तो यहाँ पे लिख देगा 10, इस %d की जगह पे B की वैल्यू मान लो 20 है तो यहाँ लिख देगा B इक्वल टू 20। जैसे दोबारा देखो, printf वैल्यू ऑफ A एंड B, एक A एंड B इक्वल टू %d एंड %d डबल कोट्स कॉमा A, ये ध्यान से देखना आप, A कॉमा B। अब मैंने बोला है कि जो भी डबल कोट्स में होगा यही स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ A एंड B इक्वल टू, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब ये %d है, अब %d जब आएगा, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा तो उसकी वैल्यू कहां से आएगी? जो ये कॉमा के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है, तो यहां मान लो A में 10 स्टोर है तो ये लिख देगा B इक्वल टू 10, एंड एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, एंड और ये %d जो सेकंड वाला कॉमा के बाद वेरिएबल होगा इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा B इक्वल टू 20। अभी इसको एक मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। तो आप लोग 1 मिनट देख लो, इंस्टॉल है कि नहीं। वेट कर लिए 1 मिनट, मैं ओपन कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं प्रोग्राम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, पहले तो लिखना ये हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट मैंने लिखा इंट मेन या वाइड मेन, कुछ भी लिख सकते हो, वाइड मेन लिख देता हूँ, वाइड मेन ओपन विथ कर्ली ब्रेस। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। अब इसके अंदर मैंने मान लो वेरिएबल लिखा इंट मार्क्स। ठीक है, और एक वेरिएबल मैंने बना दिया परसेंटेज। सर वॉइड क्या है? एक्चुअली अभी मैंने बताया नहीं है वॉइड क्या है, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, जैसे इंटीजर आप लिखते हो, है ना, ऐसे वॉइड एक डेटा टाइप है, मतलब कुछ भी डेटा टाइप नहीं, जैसे इंटीजर भी यहाँ लिख सकते हो। इसको मैं जब आपको फंक्शन बताऊंगा तो सारा आपको क्लियर करूंगा कि रिटर्न टाइप होता है एक्चुअली फंक्शन का। चलो अभी इंट लिख देता हूँ, आपको प्रॉब्लम है तो इंट। ठीक है, ठीक है, सर वॉइड का मतलब एम्प्टी होता है ना? हाँ, एम्प्टी मतलब वॉइड मतलब कोई डेटा टाइप नहीं हो। ठीक है, इसका कुछ फंक्शन है, मेन फंक्शन है ना सर? हाँ, इंट मेन, हाँ यस। अब आपने लिखा इंट मार्क्स, मार्क्स एंड परसेंटेज, ये आपने दो वेरिएबल बना लिए। ठीक है, और ये वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, मार्क्स एंड परसेंटेज। अब मान लो आपने मार्क्स में स्टोर करवा दिया, मार्क्स इज इक्वल टू 75 या टोटल मार्क्स, टी मार्क्स लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप, वेरिएबल ने आपको बनाना, टोटल मार्क्स भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया टी मार्क्स इक्वल टू, मान लो आपके मार्क्स आ गए 346। ठीक है, परसेंटेज भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। परसेंट मान लो आ गया 79। अब मान लो इसको मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रिंटफ मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, जो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग किसमें होगा, डबल कोट्स में, यहाँ लिखोगे, इसमें जो भी लिखोगे वही स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे मार्क्स एंड परसेंटेज, कुछ भी इसमें लिख सकते हो, ऐसा नहीं जो मैं लिखूंगा आप वही लिखोगे। मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एबीसी, मान लो कोई स्टूडेंट है एबीसी, एज टी मार्क्स इक्वल टू परसेंट डी एंड क्या लिखना चाहिए मुझे, परसेंट इक्वल टू परसेंट डी, ये हो गया डबल कोट्स में। कॉमा के बाद में क्या लिखूंगा, मार्क्स एंड परसेंटेज, मार्क्स कॉमा परसेंट। ठीक है, पहले परसेंट लिखूं या पहले मार्क्स लिखूं, मार्क्स, टी मार्क्स। ठीक है, टी मार्क्स, क्योंकि आप इस टाइप से जाओगे ये लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो पहले परसेंट डी जो पहला वेरिएबल होगा उससे लेगा, परसेंट डी की जगह पे उसको प्रिंट करेगा। तो मान लो मैंने लिखा टी मार्क्स कॉमा PER परसेंटेज। अब यहाँ पे कोई भी लाइन जब एंड होती है तो उसके बाद क्या लगता है, सेमीकोलन। ठीक है, जैसे इंट टी मार्क्स परसेंटेज सेमीकोलन, टी मार्क्स इज इक्वल टू 346, परसेंट इज इक्वल टू 79, प्रिंटफ मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एबीसी दिस। ये हो गया, आपको रिटर्न 0 करना है तो कर दो, रिटर्न 0। ये लास्ट में आप लिख सकते हो, एक्चुअली इस कंपाइलर में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है जो मैं यूज कर रहा हूँ। अब इसको सेव करोगे आप, सेव फाइल, सेव कैसे करोगे, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। मान लो मैंने इस प्रोग्राम को नेम दे दिया M, ठीक है, मार्क्स लिख दिया, डॉट सी लिखना है आपको, सी प्रोग्राम है तो डॉट सी से सेव करोगे एक्सटेंशन से। ये सेव हो गया। अब इसको आप कंपाइल कर सकते हो, कंपाइल कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस कर सकते हो।
अब इसमें देखो कह रहे कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रन कर सकते हो कंट्रोल F10 से, या यहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हो। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा, कोई मुझे बताएगा? मैं बोल रहा हूँ जो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर होगा वही एज इट इज प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा? मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ABC इज T मार्क्स इक्वल टू %D यहाँ से ले लेगा, ये T मार्क्स की जो वैल्यू होगी, और ये वाला %D जो PER की वैल्यू होगी, है ना। तो इसको रन कर देता हूँ। देखो लिख के क्या आ रहा है, मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ABC इज T मार्क्स इक्वल टू 346 एंड PER इक्वल टू 79। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना, इज T मार्क्स इक्वल टू लिखना ठीक नहीं लग रहा है ना? नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा भी सकता हूँ, यहाँ मैं हटा देता हूँ, T मार्क्स इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, इच %D एंड इच %D, ठीक है। तो इस वाले %D की जगह पे ये T मार्क्स प्रिंट होगा, यहाँ लिख सकते हो टोटल मार्क्स। ठीक है। तो टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ABC इज 346 एंड 79। अभी ज़्यादा सही लग रहा है देखने में। तो मैंने बोला कि जो भी आप इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखोगे वही स्क्रीन पे प्रिंट होगा एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ क्या है? %D। फ्लोट के लिए होता है %F, ठीक है। अगर मैं यहाँ फ्लोट वैल्यू ले लूँ, फ्लोट के लिए होता है FLOAT। इसमें कुछ आप स्टोर कर लो, मान लो मैं लिख दिया 65, और इसमें स्टोर कर दिया 79.80। यहाँ पे जहाँ %D है यहाँ %F आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ABC अभी पॉइंट में आ रहा है। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन इसमें? तो मैं बताऊं कुछ और। ऐसे ही कोई कैरेक्टर कांस्टेंट होगा तो उसके लिए %C आप यूज करोगे। कैरेक्टर के लिए भी कर ही देता हूं एक में। मान लो आपने कोई वेरिएबल लिया, लिख दो कैरेक्टर आपने ले लिया, मान लो A, कुछ भी ले सकते हो, या नेम लिख दिया, नेम वेरिएबल जिसमें आप कुछ क्या स्टोर करोगे? कैरेक्टर। और एक और ले लो कोड, ठीक है। मान लो आपने नेम में क्या स्टोर कर सकते हो आप? मुझे कोई बताएगा? नेम इक्वल टू क्या लिखूं? नेम में कोई कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर कर सकते हो? यस सर। तो इसमें कोई एक कैरेक्टर सिंपल लिख सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकता मैं। तो इस तरह से सिंगल कोट्स लगेगा। मान लो मैं इसका Z लिख देता हूँ, कैपिटल Z। मान लो नेम है कैपिटल Z, ठीक है। हालांकि Z नहीं होता है किसी का नेम, फुल नेम, फिर भी यहाँ पे हमने कोई कैरेक्टर बनाया है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर कोड है, मान लो इनका कोड है B, या @ कुछ भी हो सकता है। कोड इज इक्वल टू @ ठीक है। तो इसको प्रिंट कराना है सपोज स्क्रीन पे, तो क्या लिखोगे? नेम एंड कोड ऑफ ABC, नेम एंड, ये कुछ भी लिख सकते हो, वही स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ये आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? %F की जगह पे %C। हम बोलते हैं
फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैरेक्टर के लिए होता है %C, और यहाँ पे आप लिख दोगे नेम ठीक है, नेम एंड कोड ABC कोड ऑफ, यहाँ जो भी लिखना आप लिख सकते हो, EZN@, ये प्रिंट होके आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे, सपोज आप डबल कोट्स में सिर्फ लिख रहे हो, सर हाँ नेक्स्ट क्लास के लिंक भेज दिए सर ने। ठीक है, ओके मैं CR हैं क्लास में, यस सर। अटेंडेंस थोड़ा सा देख लीजिए, ले लिया अटेंडेंस? हर्ष? नो सर नहीं ली अभी। ओके ठीक है, फिर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब नेक्स्ट में मैं स्कैनएप और कुछ प्रोग्राम बताऊंगा। सर आप ये PPT शेयर कर देना। ठीक ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। फ्रेंडली।